तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये लोहा और ये लोहा। इन दोनों लोहे में आपको क्या अंतर दिख रहा है? इसी तरह से देखिए, ये पीतल और इस तरह की पीतल में आपको क्या अंतर दिख रहा है? और आपने देखी होगी कि जो चांदी होती है, उस चांदी में और इस चांदी में क्या आपको अंतर दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है कि ये लोहा इस लोहे में बदल गया है। इस पे रेड रेड कलर का कुछ जम गया है। इसमें कुछ रेड कलर का कुछ जमा हुआ है। इस पे कुछ ग्रीन टाइप का, कुछ हल्का ग्रीन टाइप का इस पे कुछ जमा हुआ है। और इस पे कुछ ब्लैक टाइप का कुछ भी जमा हुआ है। ये क्या जमा हुआ है और क्यों जम गया है? आज के लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है दोस्तों? इसे विज्ञान की भाषा में संक्षारण का नाम देते हैं। दोस्तों, क्या नाम देते हैं? विज्ञान की भाषा में इसको संक्षारण का नाम देते हैं। क्या होता है? अगर हम लोहे के टुकड़े को कभी भी वायुमंडल में खुला छोड़ दें, यानी कि हम अपने परिवेश में इसको छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि लोहा इस तरह का हो जाता है। जैसे ही चांदी भी कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है, ऐसे ही ये पीतल के जो बर्तन हैं वो कुछ समय के बाद ग्रीन ग्रीन टाइप के होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। तो होता क्यों है ये? तो हम बताते हैं कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण के बारे में हम कहते हैं कि संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी धातु को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, अगर किसी भी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, तो उस वायुमंडल में खुला छोड़ने से इसके कुछ क्षरण होने लगता है। इस पर कुछ क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उस क्षरण होने का कारण क्या है? वायुमंडल में क्या क्या मिलता है उसे? ऑक्सीजन प्लस नमी। क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्लस नमी। ये दो चीजें संक्षारण के कारण हैं। यानी कि अगर वायुमंडल में ये दो चीजें ना हो तो संक्षारण नहीं होगा। तो क्या काम है? संक्षारण किसी भी धातु का वायुमंडल की उपस्थिति में क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहे हैं, लोहे का रेड रेड कलर का हो जाना, चांदी का काला पड़ना, पीतल का हरा होना। लेकिन ये हुए किस वजह से हैं? क्या है इस पे जो जमा हुआ है? हमने कहा लोहे का सूत्र है Fe। लोहे का सूत्र आप जानते हैं क्या है? Fe है। और इस Fe के ऊपर क्या जम गया है? ऐसा क्या बदल गया है इस लोहे के अंदर? तो हम बताते हैं, इस लोहे में Fe2O3 जम गया है। क्या जम गया दोस्तों? Fe2O3। क्या जम गया है? Fe2O3। अगर आपको ये पता है Fe2O3, तो आप ये बताइए कि इस पे क्या जमा हुआ है। तो हम बताते हैं कि ये सिल्वर सल्फाइड हो गया है। ये जो Ag है, चांदी थी Ag, वो किस में बदल गई है? Ag2S में बदल गई है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए पीतल, जो कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है, इसमें Cu और जिंक होती है, इसमें क्या बदलाव आए हैं? तो हम बताते हैं कि ये कॉपर क्लोराइड में बदल गया है या फिर कॉपर कार्बोनेट में बदल गया है, जिसकी वजह से ये ग्रीन ग्रीन तरह का दिखने लगा है। इसका मतलब आपको संक्षारण के बाद पता चल रहा होगा कि इसके फॉर्मूले में क्या बदलाव आ रहा है। Fe बदल जाता है Fe2O3 में, Ag बदल जाता है Ag2S में, और कॉपर बदल जाता है CuCl2 या CuCO3 की उपस्थिति में। ये कैसे बदलते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। यानी कि जो संक्षारण होता है वो कैसे होता है। तो संक्षारण को अगर बात करें कि अगर लोहे के संक्षारण की बात करें, लोहे पर जो संक्षारण होता है उसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जंग। केवल लोहे के संक्षारण को हम जंग कहते हैं। लोहे के अलावा किसी दूसरे संक्षारण को हम जंग नहीं कहते। तो लोहे के संक्षारण को रस्ट या जंग लगना कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में लोहा क्रिया करने लगता है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन वो किस प्रकार की है? तो देखिए जरा, Fe है। Fe ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे सेलों में हमने पढ़ा है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, उसी प्रकार यहाँ Fe का ऑक्सीकरण होता है Fe2+ में। ठीक उसी प्रकार से जब ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण करेगा तो कैथोड पर इस ऑक्सीजन का अपचयन होगा, और जो अपचयन होता है वो H+ की उपस्थिति में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसके साथ जुड़कर H2O बना लेता है। अब ये H2O हो और ये Fe2+। अब जैसे ही ये वायुमंडल में जाता है Fe2+, तो और अधिक ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और Fe3+ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? Fe3+ में। अब आप जानते हैं Fe3+ है, ऑक्सीजन पे 2-, तो इनके फॉर्मूले को जोड़ के देखें तो कैसा फॉर्मूला बनेगा? 2 इधर 3 इधर, तो क्या बन जाएगा? ये Fe2O3। दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा क्या बन गया? Fe2O3, और साथ में क्या बना है? H2O। तो क्या जम जाता है? XH2O। तो क्या हो गया? रस्ट का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू X ऑफ H2O। ठीक उसी तरह से सिल्वर में क्या बन जाता है? Ag2S। ऐसे ही कॉपर में क्या बन जाता है? CuCO3
और CuCl2, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि जंग लगना या संक्षारण कैसे होता है। अब आप देखिए कि जंग लगने की प्रोसेस किस प्रकार बढ़ सकती है, यानी कि जंग लगने की जो दर है वो कैसे बढ़ सकती है। तो आप कह रहे हैं या H+ की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि माध्यम ज्यादा अम्लीय होने लगे। अगर माध्यम ज्यादा अम्लीय होने लगे तो ज्यादा अम्लीय होने की वजह से संक्षारण की दर बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम नमी और वायु की उपस्थिति में अम्लीयता की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी पहली बारिश के दौरान जो अम्लीय वर्षा होती है उस वर्षा में भी ये कोरोजन जो होता है, जो रस्टिंग होती है, जो संक्षारण होता है वो तेज होने लगता है। दोस्तों, हमने बात करी कि किसी भी धातु का वायुमंडल की उपस्थिति में क्षरण होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे का सफेद हो जाना Fe2O3 बनने की वजह से, चांदी का Ag2S बनने की वजह से काला हो जाना, पीतल का CuCO3 या CuCl2 बनने की वजह से हरा हो जाना, ये सब किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के। हमने कहा संक्षारण हो कैसे रहा है, तो इसके लिए हमने आपको प्रोसेस समझाई कि यहाँ Fe का ऑक्सीकरण पहले Fe2+ में होता है। जब ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीजन का अपचयन होगा। तो ये एनोड पर Fe का ऑक्सीकरण और कैथोड पर इसका अपचयन होता है। तो अपचयन के बाद ये क्या बन जाता है? H2O। अब ये H2O जब वायुमंडल में Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ से Fe2O3 ऑक्साइड बना लेता है, फेरस ऑक्साइड। और ये फेरस ऑक्साइड और H2 दोनों मिलकर ये जंग का सूत्र बना लेते हैं, और यही फॉर्मूला है जंग का। तो दोस्तों, जंग का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो ये आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार की प्रोसेस है और कैसे हम संक्षारण की दर को बढ़ा सकते हैं। अम्लीयता की उपस्थिति में अगर ज्यादा अम्लीय होने लगे कोई भी चीज तो उस समय पे संक्षारण की दर बढ़ जाती है। कैसे इसका बचाव कर सकते हैं? जैसे लोहे की कोई परत, अब ये लोहा है Fe, अगर इसको आपको बचाना है कि ये जंग ना लगे इस पर, तो इस पे दो तरीके के काम हम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर या तो हम कुछ ऐसी परत का लेपन कर दें कि जो क्रिया ना करे। जैसे हम इसके ऊपर कोई ऐसी परत का लेपन करें, परत लेपन कर दें इस पे जो क्रिया ना करती हो वायुमंडल से आसानी से। एक दूसरा तरीका, इससे ज्यादा क्रियाशील कोई चीज ले लें। क्या तरीका है? ज्यादा क्रियाशील लोहे से कोई धातु ले लें जो लोहे से क्रिया ना करे और इससे क्रिया करने लग जाए, तो आपका लोहा बच जाए। तो ये दो तरीके होते हैं संक्षारण के बचाव के। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप सभी जानते हैं कि संक्षारण के बचाव कुछ तरीके तो आप खुद ही जानते हैं, पेंट वगैरह कर देते हैं। तो वही है कि आप लोग अगर कोई परत या लेपन इसके ऊपर करते हैं, जो परत या लेपन दो तरीके का हो सकता है। या तो ऐसी परत चढ़ाएं जो क्रिया ना करे, या फिर ऐसी परत चढ़ाएं जो ज्यादा क्रियाशील हो इससे और इससे पहले खुद खराब होने लगे। यानी कि लोहे को आपको बचाना है तो लोहा बच जाएगा आपका, और बाकी जो चीजें हम चढ़ाएंगे वो खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर से चढ़ा दो उसको। और अगर आपको कभी खराब ही नहीं होने देना है तो ऐसी परत का लेपन करना है जो फिर से ऐसी परत का लेपन करना है जो क्रिया ना करे वायुमंडल से। तो इस तरीके से आपने समझा कि संक्षारण के बचाव किस प्रकार से हम करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने संक्षारण और संक्षारण की दर को कैसे बढ़ाया जाता है और संक्षारण के बचाव कैसे करते हैं। जैसे अगर लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना और लोहे पे टिन की परत चढ़ाना, तो जब टिन की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को टिनीकरण का नाम देते हैं, और जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम गैल्वनीकरण होता है। तो कोई आपसे पूछे कि गैल्वनीकरण का क्या होता है, तो लोहे के किसी भी छड़ पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है, टिन की परत चढ़ाना टिनीकरण कहलाता है। ये सब कहाँ से आते हैं? संक्षारण के बचाव करने के तरीके से। तो दोस्तों, हमने इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरे लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमने कई पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है और कंप्लीट पढ़ा है, और आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, हमने इसको कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसको आप देखिएगा ध्यान से, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।